बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पैथोलॉजी का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हीमोस्टेसिस एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। इस पूरे चैप्टर में हमने सबसे पहले डिस्कस करना है हीमोस्टेसिस क्या होती है, इसके जो दो स्टेप्स हैं, प्राइमरी हीमोस्टेसिस, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, उसे देखेंगे। फिर हीमोस्टेसिस रिलेटेड जितनी भी क्लिनिकल डिसऑर्डर और कॉम्प्लिकेशन है वो पूरे चैप्टर थ्रू आउट द चैप्टर हम ये दोनों चीज़ें ही देखेंगे। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को कि हीमोस्टेसिस होती क्या है। हीमोस्टेसिस बेसिकली होती है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एट द साइट ऑफ रैप्चर्ड ब्लड वेसल। सपोज ये एक ब्लड वेसल है और ये ब्लड वेसल ये कहीं से भी इंजर्ड हो गया ड्यू टू एनी रीज़न। ठीक है, जब ब्लड वेसल यहाँ पे इंजर्ड हो रही है तो ब्लड का आउटफ्लो प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि ब्लड से जो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड की लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए एट द साइट ऑफ रप्चर एक ब्लड क्लॉट बन जाता है। और इस ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस को आप दो स्टेप्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, एक है प्राइमरी हीमोस्टेसिस और एक है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। प्राइमरी हीमोस्टेसिस को आज हम डिस्कस करते हैं और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस को लेटर हम डिस्कस करेंगे। जब प्राइमरी हीमोस्टेसिस क्या होती है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस में ये होता है कि एट द साइट ऑफ रप्चर एक वीक प्लेटलेट प्लग बन जाता है, यानी कि एक प्रॉपर जो क्लाट है वो भी नहीं बनता। क्लाट का जो क्लाट की जगह पे एक वीक प्लेटलेट प्लग बनता है जिसको फर्दर थ्रू द सीरीज ऑफ स्टेप वो प्रॉपर क्लाट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये जो वीक प्लेटलेट प्लग बनता है ना एट द साइड ऑफ रप्चर, इस वीक प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन को हम कहते हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो वीक प्लेटलेट प्लग भी बना है ये किस तरह बना है, कौन से स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो ये ड्रा कर लेते हैं ब्लड वेसल। ठीक है, ये ब्लड वेसल यहाँ से इंजर्ड हो गई है। अब यहाँ से इंजर्ड हो गया, जहाँ पे हम बनना है वीक प्लेटलेट प्लग। तो देखते हैं किस तरह बनता है। सबसे पहले जो स्टेप इन्वॉल्व है प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन के अंदर वो होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि वो वेसल जिसके अंदर कोई डैमेज आया उस डैमेज के नतीजे में यहाँ पे वीक प्लेटलेट प्लग बनना है अभी। तो सबसे पहले उस वेसल के अंदर क्या हो जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। अभी वेजो कंस्ट्रिक्शन क्यों होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूरो स्टिमुलेशन होती है। या फिर लोकली ये जो एंडोथेलियल सेल ये यहाँ पे मौजूद जो है ना, ये जो लोकली एंडोथेलियल सेल मौजूद है ये प्रोड्यूस करते हैं एंडोथेलिन। अच्छा, अब ये एंडोथेलिन क्या आता है, ये क्या करवाता है, ये फ़ौरन पे जो रप्चर्ड वेसल है ना उसकी क्या करवाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन क्यों हो रही है, रिजल्ट ऑफ न्यूरो स्टिमुलेशन और एज ए रिजल्ट ऑफ एंडोथेलिन रिलीज फ्रॉम एंडोथेलियल सेल। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरे स्टेप्स के अंदर जो प्लेटलेट्स मौजूद होती हैं ब्लड के अंदर वो उनकी एडहेजन होती है एट द साइट ऑफ इंजरी। अब ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो के अंदर या ब्लड के अंदर मौजूद हैं प्लेटलेट्स। अब इन प्लेटलेट्स ने आके जो रैप्चर्ड एरिया है इस पे आके इन्होंने अटैच कर देना है। ये अटैच किस तरह होती हैं, ये हमारे ब्लड वेसल की आ गई एंडोथेलियल लाइनिंग। अब एंडोथेलियल लाइनिंग एज रिजल्ट ऑफ डैमेज क्या हो गया, रप्चर हो गई, यहाँ से एंडोथेलियल लाइनिंग डिस्टर्ब हो गई और नीचे ये क्या आ गया, कोलेजन आ गया, ये कोलेजन वगैरह आ गया, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह आ गए। लेकिन यहाँ पे आके एंडोथेलियल क्या हो गई, लाइनिंग डिस्टर्ब हो गई है, एंडोथेलियल लाइनिंग डिस्टर्ब हो गई। अब यहाँ पे वीक प्लेटलेट प्लग बनना, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो चुकी है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो चुकी है। अब प्लेटलेट एडिशन में क्या होता है, ये प्लेटलेट आ गया, प्लेटलेट ने आके ये जो सब एंडोथेलियल कोलेजन होता है इस पर आके अटैच कर जाना होता है। लेकिन ये जो प्लेटलेट्स हैं ये डायरेक्टली सब एंडोथेलियल पर अटैच नहीं करती, सब एंडोथेलियल कोलेजन पर यहाँ पे वान विलीब्रेंट फैक्टर मौजूद होते हैं। जो सब एंडोथेलियल कोलेजन है इस पर क्या मौजूद होता है, वान विलीब्रेंट फैक्टर। अब ये वान विलीब्रेंट फैक्टर कहाँ से आता है, ये एक तो ये जो सराउंडिंग में मौजूद एंडोथेलियल सेल हैं वो रिलीज़ करते हैं। एंडोथेलियल सेल के अंदर जो वेबल ब्लड बॉडीज़ हैं उनसे रिलीज़ होता है एंडोथेलियल सेल, या फिर जो डेंस ग्रैन्यूल्स हैं या फिर जो ग्रैन्यूल्स हैं ऑफ प्लेटलेट्स है इनसे रिलीज़ होता है। तो इन दोनों से रिलीज़ होने की वजह से यहाँ पे सब एंडोथेलियल जो कोलेजन है उसके ऊपर क्या एक्सप्रेस होता है, वान विलीब्रेंट फैक्टर। अब प्लेटलेट्स आई हैं, उन प्लेटलेट्स ने इस जो वान विलीब्रेंट फैक्टर है इसके साथ क्या कर देना, अटैच कर देना है। लेकिन ये डायरेक्टली इसके साथ अटैच नहीं करती। जो प्लेटलेट्स है प्लेटलेट्स के ऊपर एक्सप्रेस होता है GB1B रिसेप्टर। ठीक है, प्लेटलेट्स ने GB1B रिसेप्टर की हेल्प के साथ ये जो वान विलीब्रेंट फैक्टर है इनके साथ अटैच कर देना है। तो प्लेटलेट्स एडिशन में क्या होता है, प्लेटलेट एडिशन में प्लेटलेट्स की एडिशन होती है वान विलीब्रेंट फैक्टर के साथ यूजिंग GB1B रिसेप्टर। तीसरे स्टेप्स में होती है प्लेटलेट्स की डीग्रेन्युलेशन। अब
प्लेटलेट्स इधर आके इनकी एडाइजन हो चुकी है। जब प्लेटलेट्स की एडाइजन होती है एट द साइट ऑफ इंजरी, तो जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स के अंदर क्या आती है, कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स के अंदर जो मौजूद ग्रेन्यूल्स हैं वो रिलीज़ हो जाती है। अब जब ये इनकी डी ग्रेनुलेशन हुई तो उस डी ग्रेनुलेशन के नतीजे में कुछ मीडिएटर्स रिलीज़ होती हैं, जिनमें से जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो हैं, जो ज़्यादा हेल्प करते हैं हीमोस्टेसिस के प्रोसेस में, वो हैं, एक तो होता है ADP और दूसरा होता है थ्रोम्बोक्सिन A2। अच्छा, अब ADP का क्या काम होता है? ADP एक तो डेंस ग्रेन्यूल से रिलीज होता है प्लेटलेट से, और इसका काम क्या होता है, ये जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स के ऊपर एक्सप्रेशन करवाता है GB2B3A रिसेप्टर की। अब ये GB2B3 रिसेप्टर की एक्सप्रेशन क्यों करवाता है? क्योंकि प्लेटलेट्स ने जब एक दूसरे के साथ अटैच होना होता है तो वो इस रिसेप्टर के थ्रू ही एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं। जब प्लेटलेट्स ने वन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ अटैच करना तो वो अटैच करते हैं यूजिंग GP1B रिसेप्टर, लेकिन जब उन्होंने आपस में अटैच करना है तो उन्होंने अटैच करना होता है GB2B3 रिसेप्टर की वजह से। और ये एक्सप्रेस कौन करवा रहा है? ADP रिलीज फ्राम प्लेटलेट्स। और दूसरा जो है थ्रोम्बोक्सिन A2, इसका जो मेन काम क्या होता है, ये भी जो प्लेटलेट्स की आपस में एडहेजन होती है उसमें ही हेल्प करता है। प्लेटलेट्स की आपस में जो एग्रीगेशन हो रही है इसमें ही हेल्प करता है। अब चौथा स्टेप क्या आ गया? चौथे स्टेप के अंदर क्या हो जाना है, ये जो प्लेटलेट्स हैं इनकी आपस में एग्रीगेशन हो जानी है। अब यहाँ पे पहले तो आके ये जो प्लेटलेट्स हैं उनकी वन बिलियन फैक्टर के साथ एडिशन होगी, लेकिन बाद में चूँकि यहाँ पे बहुत सारी पहुँच रही हैं प्लेटलेट्स, तो उन प्लेटलेट्स की आपस में भी एडिशन हो जानी है। और ये प्लेटलेट्स की आपस में एडिशन क्या किस तरह होनी है, ये एक प्लेटलेट ये दूसरी हर प्लेटलेट के ऊपर एक्सप्रेस क्या होगा, GB2B3A रिसेप्टर। अब इन GB2B3A रिसेप्टर की मदद से इन दोनों प्लेटलेट्स ने आपस में अटैच हो जाना है, लेकिन दरमियान में एक लिंकर मालिक्यूल यूज होता है जिसे हम कहते हैं फाइब्रिनोजिन। तो फाइब्रिनोजिन की हेल्प के साथ फाइब्रिनोजिन एज ए लिंकर मालिक्यूल यूज होगा और प्लेटलेट्स आपस में एक दूसरे के साथ उनकी एग्रीगेशन हो जाएगी यूजिंग GB2B3A रिसेप्टर। अच्छा, अब प्लेटलेट्स वहाँ पे पहुंची, प्लेटलेट्स ने सब नेचुरल कोलेजन के साथ उनकी एडिशन भी होगी और प्लेटलेट्स आपस में भी उनकी एग्रीगेशन होगी। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इन सारे स्टेप्स के नतीजे में यहाँ पे एक वीक प्लेटलेट प्लग बन जाएगा। प्लेटलेट्स की आपस में एक स्ट्रॉन्ग एग्रीगेशन हुई है और इस एग्रीगेशन को क्या हम कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वीक प्लेटलेट प्लग। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी हीमोस्टेसिस। और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्या होना है वो हम कल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अंदर ये होगा जो वीक प्लेटलेट प्लग है इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगी और इसके नतीजे में जो वीक प्लेटलेट प्लग है इसने एक स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइज क्लॉट के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। तो यह था प्राइमरी हीमोस्टेसिस के बारे में। अभी हमने देखना है कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर, लेकिन सबसे पहले प्राइमरी हीमोस्टेसिस रिलेटेड डिसऑर्डर डिस्कस करने से पहले हम इनके कुछ जनरल फीचर देख लेते हैं इन डिसऑर्डर के। सबसे पहले ये डिसऑर्डर होते हैं क्यों प्राइमरी हीमोस्टेसिस रिलेटेड। आपने देखा होगा प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अंदर जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो प्लेटलेट्स ही है। प्लेटलेट्स ने आके सिर्फ और सिर्फ क्या किया, एग्रीगेट कर दिया। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ इन्वॉल्व है वो प्लेटलेट्स हैं। तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस कब होगी, जब एक तो प्लेटलेट्स की जो नंबर है उसके अंदर कुछ चेंजिंग आ गई, प्लेटलेट्स से कम होगी, ठीक है। दूसरी वजह क्या है, प्लेटलेट की जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं रही। क्वालिटी ठीक रहने का ना रहने का क्या मतलब है, मे बी उसके ऊपर जो प्लेटलेट के ऊपर रिसेप्टर जिस तरह जो GP2B है या GP1B है और वो रिसेप्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहे या वो फंक्शन नहीं कर रहे। तो इस तरीके से कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से प्लेटलेट का जो अपना फंक्शन है वो कंप्रोमाइज़ हो गया। तो इसकी यहाँ तो प्लेटलेट का फंक्शन कंप्रोमाइज़ हो गया, यहाँ प्लेटलेट का नंबर कम हो गया। तो इनकी वजह से कौन सी डिसऑर्डर होगी, प्राइमरी हीमोस्टेसिस। अब जब इस बेसिस पर प्राइमरी हीमोस्टेसिस के जो डिसऑर्डर है उन्हें दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर के अंदर। अब प्लेटलेट्स के जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस के डिसऑर्डर हैं इनके जनरल फीचर क्या होंगे, इनके जनरल फीचर की दो मेन होगी। एक तो म्यूकोसल ब्लीडिंग होगी, ठीक है, और दूसरी कौन सी ब्लीडिंग होगी, स्किन की ब्लीडिंग। अब म्यूकोसल ब्लीडिंग में क्या आता है, म्यूकोसल ब्लीडिंग में आता है एपिस्टेक्सिस विच इज़ ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, ठीक है। इसके अलावा हीमोटूरिया हो सकता है विच इज़ ब्लीडिंग इन द यूरिन। इसके अलावा हीमोप्टासिस होता है विच इज़ कफिंग आउट ऑफ ब्लड। तो किसी भी कोई भी म्यूकोसल लाइनिंग हो सकती है, वो GIT की म्यूकोसल लाइनिंग हो सकती है, वो रिस्पिरेटरी ट्रैक की म्यूकोसल लाइनिंग हो सकती है, वो नोज़ की म्यूकोसल लाइनिंग हो सकती है। तो किसी भी जो म्यूकोसल लाइनिंग है वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है इन प्राइमरी हीमोस्टेसिस डिसऑर्डर के अंदर। अब जो स्किन है, स्किन के भी बॉडी के किसी की पार्ट की जो स्किन है वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है और स्किन ब्लीडिंग में आ जाते हैं एक्कीमोसिस आ जाते हैं, ठीक है, फिर आ जाते हैं परप्यूरा,
ठीक है, ब्रूजेज आ जाते हैं उनको, इसके अलावा पटीकिया आ जाता है। ये सारे के सारे क्या है, स्किन ब्लीडिंग की ही टाइप हैं। जो इनके दरमियान आपस में जो डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इनके साइज़ का है। जिस तरह की मोसी जो है इसका साइज़ जो है 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, और पटीकिया का साइज़ जो है वो 1 to 2 मिलीमीटर होता है, और बाकी इन दोनों का साइज़ इन दोनों के दरमियान में ही होता है। तो इन दोनों के क्या जनरल मेन फीचर क्या होगा, म्यूकोसल ब्लीडिंग होगा और क्या होगा, स्किन ब्लीडिंग होगा। इसके अलावा कुछ लैब फाइंडिंग्स हम देखते हैं जो हेल्पफुल होती हैं प्राइमरी हेमोस्टेसिस के अंदर। इन लैब फाइंडिंग में सबसे पहले तो हमने क्या चेक करना था, प्लेटलेट्स का काउंट, क्योंकि प्राइमरी हेमोस्टेसिस की जो मोस्ट कॉमन वजह प्लेटलेट्स का काउंट ही होता है। प्लेटलेट्स का हमें नॉर्मल काउंट बताना चाहिए, वो क्या है 100 to 400 के पर माइक्रो लीटर, यानी कि 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो ये इसका नॉर्मल काउंट है। लेकिन अगर प्लेटलेट का काउंट 50 के पर माइक्रो लीटर से कम है तो उसका मतलब क्या है, प्लेटलेट्स का प्लेटलेट जो है वो बिलो द नॉर्मल वैल्यू प्रेजेंट है, और आपकी जो प्राइमरी हेमोस्टेसिस से रिलेटेड आपको डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं प्लेटलेट का काउंट। अच्छा, प्लेटलेट का काउंट एक तो ठीक हो गया, कम होगा प्राइमरी हेमोस्टेसिस के अंदर। दूसरा ब्लीडिंग टाइम जो है, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल कितना है, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होता है 2 to 7 मिनट्स, और ये प्राइमरी हेमोस्टेसिस के अंदर मोस्टली नॉर्मल ही होता है। लेकिन कुछ प्राइमरी हेमोस्टेसिस के डिसऑर्डर हैं जिनके अंदर जो ब्लीडिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं ब्लड स्मीयर। ब्लड स्मीयर के अंदर, ब्लड स्मीयर का मेन पर्पज़ यही होता है कि हम जो प्लेटलेट्स हैं उनका साइज़ वगैरह चेक कर लेते हैं, प्लेटलेट का साइज़ तो नहीं को अल्टर हुआ। इसके अलावा बोन मैरो की बायोप्सी, इसके अंदर मेगा कैरियोसाइट्स को देखा जाता है। मेगा कैरियोसाइट्स को देखा जाता है क्योंकि जब प्लेटलेट्स सपोज हो कि प्लेटलेट्स कम है, प्लेटलेट्स कम होगा तो ब्लड जो है वो आपके प्लेटलेट की कमी को पूरा करने के लिए मेगा कैरियोसाइट्स का नंबर बढ़ा देगा, क्योंकि मेगा कैरियोसाइट नहीं तो कन्वर्ट करना प्लेटलेट्स के अंदर। तो इसकी वजह से मेगा कैरियोसाइट्स का लेवल क्या है और यूजुअली बढ़ जाता है। अभी तक हमने प्राइमरी हेमोस्टेसिस डिसऑर्डर के बारे में देखा, ये क्यों होती है, फिर हमने देखा इनके मेन फीचर क्या हैं, फिर इसके बाद हमने इसके लैब फाइंडिंग देख लिया। अब इसके जो एक प्राइमरी हेमोस्टेसिस से रिलेटेड डिसऑर्डर तो काफ़ी हैं, लेकिन आज हम सिर्फ जो पहला एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है वो डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा। इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा, ITP। अच्छा, इसके नाम से पता चल रहा है, नाम में क्या आ गया, इम्यून, यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है कि सेल्फ रिएक्टिव IgG प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर। किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है, ये प्लेटलेट्स की सरफेस के ऊपर जो मौजूद एंटीजन होते हैं उनके अगेंस्ट IgG एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। अब जब IgG प्लेटलेट की सरफेस के ऊपर जो मौजूद एंटीजन है इनके साथ बाइंड करेगी तो इन दोनों का क्या बन जाएगा, IgG और प्लेटलेट का कम्प्लेक्स। और इस कम्प्लेक्स को जो मैक्रोफेजेस हैं वो इनगल्फ कर लेंगे, और जब प्लेटलेट्स को इनगल्फ करेंगे तो इसका नतीजे में क्या होगा, प्लेटलेट्स का लेवल डाउन हो जाएगा। प्लेटलेट्स के लेवल डाउन होने का क्या मतलब है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है। क्यों हो रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से। इस बेस पर इसका नाम रखा हुआ है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा। अब हमें देखना है कि जो IgG हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। ये IgG जो बी सेल्स है ना, बी सेल्स ऑफ स्प्लीन है, बी सेल ऑफ स्प्लीन जो है वो ये सेल्फ रिएक्टिव IgG प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब ये जो ITP है, ये इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक एक्यूट फॉर्म इसकी और एक क्रोनिक फॉर्म। अच्छा, एक्यूट फॉर्म जो होती है वो ज़्यादातर किन के अंदर होती है, चिल्ड्रन के अंदर, और जो क्रोनिक फॉर्म है ये ज़्यादातर होती है अडल्ट के अंदर, स्पेशली वीमेन ऑफ चाइल्ड बीइंग एज। अच्छा, और एक्यूट फॉर्म ये जनरली होती है आफ्टर इन्फेक्शन या आफ्टर इम्यूनाइजेशन, यानी कि वीक कह लें आप, वीक आफ्टर इन्फेक्शन और इम्यूनाइजेशन आपको क्या हो जाएगी, एक्यूट फॉर्म ऑफ ITP। और क्रोनिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने वाली है कि क्रोनिक के चूँकि ये वीमेन ऑफ चाइल्ड बीइंग एक ज़्यादातर अफेक्ट करता है, और IgG जो एंटीबॉडी है ये प्लेसेंटा को क्रॉस भी कर सकते हैं, तो इसलिए ये जो ITP है ये मदर से न्यूबॉर्न तक भी ट्रांसफ़र हो सकती है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी जो है इसके अंदर ITP के अंदर लैब फाइंडिंग है वो कैसी है। लैब फाइंडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो लैब फाइंडिंग सबसे पहले हमने देखना होता है प्लेटलेट का काउंट। तो प्लेटलेट का काउंट क्या है, इसके अंदर डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो IgG एंटीबॉडी वो प्लेटलेट के अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रही है और इनको इनगल्फ किया जा रहा है मैक्रोफेजेस की वजह से। मैक्रोफेजेस इनको इनगल्फ कर रहे हैं, उसके नतीजे में प्लेटलेट का जो लेवल है वो कम हो रहा है। एक प्लेटलेट का लेवल कम हो गया, दूसरा जो ब्लीडिंग टाइम है, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होता है, ब्लीडिंग टाइम के अंदर जो चेंजेस है वो नहीं आती। फिर इसके अलावा चूँकि प्लेटलेट कम हो रही है तो मेगा कैरियोसाइट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, मेगा कैरियोसाइट्स
साइट्स इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो पीटी और पीटीटी लेवल है वो नॉर्मल होगा। पीटी मतलब प्रोथ्रोम्बोटाइन और पीटीटी मतलब पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये दोनों क्या है, ये दोनों ब्लड टेस्ट हैं। इसके अंदर देखा जाता है कि ब्लड कितनी रैपिडली क्लॉट कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जो क्या उसका नाम है, ब्लड क्लॉट के अंदर जो पाथवे इन्वॉल्व हैं उनके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स की ज़रूरत होती है उनकी अब नॉर्मेलिटीज़ को मोस्टली देखा जाता है। तो ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए प्राइमरी हीमोस्टेसिस रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उनके अंदर नॉर्मल होगा। ये इन्वॉल्व कहाँ होता है, ये होता है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के अंदर। जब हम सेकेंडरी हीमोस्टेसिस को पढ़ेंगे तो इनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ओवरव्यू कर लेंगे। अभी के लिए बस याद रखें कि पीटी और पीटीटी लेवल जो है वो नॉर्मल होते हैं इसके अंदर पर आईटीपी के अंदर। अब हमने इसके क्लिनिकल फीचर्स भी देखे, लैब फाइंडिंग्स भी देख लिया। अब हम इसके तरफ आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, ट्रीटमेंट एक तो ये है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाएँ, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को क्या कर देंगे, इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस कर देंगे। एक ये तरीका हो गया। अच्छा, दूसरा इसका तरीका हो सकता है इंट्रावेनस आईजीजी। अच्छा, इंट्रावेनस आईजीजी का के पीछे क्या कंसेप्ट है कि जब हम खुद इंट्रावेनस आईजीजी सप्लाई करेंगे तो जो बी सेल हैं वो बी सेल जो सेल्फ रिएक्टिव एंटीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लेटलेट्स के अगेंस्ट, वो देखेंगे कि ब्लड के अंदर ऑलरेडी आईजीजी एंटीबॉडीज़ जो है वो काफ़ी इनफ तादाद में मौजूद हैं। तो वो खुद ब खुद जो सेल्फ रिएक्टिव एंटीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रोड्यूस करना छोड़ देंगे। तो उस वजह से जो सिम्टम्स है वो उनसे रिलीव असर होगी। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और तरीका ये भी हो सकता है कि स्प्लीनेक्टोमी, यानी कि स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि जो ऑटो एंटीबॉडीज है वो कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, बी सेल। और बी सेल कहाँ पे मौजूद है, स्प्लीन के। स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाए ताकि ना बी सेल रहे और ना ही ये ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकें। तो जल्दी से आज का जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा है बेसिकली कि व्हाट इज़ हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट होती है एट द साइट ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल। फिर हीमोस्टेसिस के दो स्टेप होते हैं, प्राइमरी हीमोस्टेसिस और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। आज हमने प्राइमरी हीमोस्टेसिस को देखा। प्राइमरी हीमोस्टेसिस में क्या होता है कि एट द साइट ऑफ इंजरी एक वीक प्लेटलेट प्लग बन जाता है। किस तरीके से बनता है, तो जो रप्चर्ड ब्लड वेसल होती है सबसे पहले उसकी होती है वेजो कंस्ट्रिक्शन कौन कराता है, न्यूरो स्टिमुलेशन के नतीजे में या एंडोथेलियन रिलीज फ्रॉम एंडोथेलियल सेल। फिर इसके बाद आगे प्लेटलेट की एडिशन में जो प्लेटलेट हैं उन्होंने जो सब एंडोथेलियल कोलेजन है जो कि एंडोथेलियल के डैमेज की वजह से एक्सपोज हुई है उसके साथ अटैच कर जाना होता है। सब एंडोथेलियल सेल के ऊपर एक्सप्रेस होती है वान विलिब्रेंट फैक्टर, और प्लेटलेट इन वान विलिब्रेंट फैक्टर के साथ अटैच हो जाते हैं यूजिंग GP1B रिसेप्टर। फिर इसके बाद जब प्लेटलेट की एडिशन होगी तो इसके बाद प्लेटलेट्स की डीग्रेनुलेशन हो जाएगी। उस डीग्रेनुलेशन के नतीजे में क्या रिलीज़ होगा, एक ADP रिलीज़ होगा। और ADP रिलीज़ होने के बाद ये क्या करवाता है, ये प्लेटलेट के ऊपर GP2B और GP3 रिसेप्टर को एक्सप्रेस करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेटलेट टू प्लेटलेट एग्रीगेशन। और उसके बाद थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज़ होती है। थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज़ का क्या मकसद है, ये भी प्लेटलेट टू प्लेटलेट एग्रीगेशन के अंदर हेल्प करती है। फिर उसके बाद आ जाता है प्लेटलेट एग्रीगेशन के नतीजे में प्लेटलेट ने आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीगेट कर देना है यूजिंग फाइब्रिनोजिन एज ए लिंकर मॉलिक्यूल। तो ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस होगा। फिर हमने इससे रिलेटेड डिसऑर्डर देखें। प्राइमरी हीमोस्टेसिस से रिलेटेड डिसऑर्डर की सबसे बड़ी वजह क्या है, या तो प्लेटलेट का नंबर कम हो जाएगा या जो प्लेटलेट्स की क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। उसके नतीजे में क्या होगा, म्यूकोसल ब्लीडिंग हो सकती है या फिर स्किन ब्लीडिंग हो सकती है। उसकी लैब फाइंडिंग के अंदर हमने सबसे पहले जो चीज़ देखनी थी वो प्लेटलेट का काउंट देखना होता है, प्लेटलेट का काउंट नॉर्मल है या नहीं है। फिर इसके बाद ब्लीडिंग टाइम देखते हैं, मोस्टली ब्लीडिंग टाइम जो है नॉर्मल ही होता है। फिर इसके बाद हम ब्लड स्मीयर में देख लेते हैं कि प्लेटलेट्स का साइज़ तो ठीक है या नहीं। और फिर इसके बाद मेगाकैरियोसाइट को देखते हैं। मेगाकैरियोसाइट प्लेटलेट्स अगर कम हो तो क्या होती है, इंक्रीज़ होती हैं। फिर हमने इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा को देखा, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसके नतीजे में IgG एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं अगेंस्ट प्लेटलेट्स एंटीजन, और जो इन प्लेटलेट और IgG का कॉम्प्लेक्स बनता है इससे मैक्रोफेजेस इंगल्फ कर लेते हैं। और उसके नतीजे में जो प्लेटलेट्स है इनकी जो तादाद है वो कम हो जाती है। और इस ITP के दो फॉर्म, एक्यूट फॉर्म और क्रोनिक फॉर्म। एक्यूट फॉर्म मोस्टली चिल्ड्रन के अंदर होती है, क्रोनिक फॉर्म जो मोस्टली एडल्ट्स के अंदर होती है। और एक्यूट फॉर्म आफ्टर इन्फेक्शन या फिर इम्यूनाइजेशन होती है। और क्रोनिक फॉर्म के में आपने याद रखना है कि ये मदर से ऑफ स्प्रिंग में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। फिर इसके बाद लैब फाइंडिंग में प्लेटलेट्स कम होती हैं, ब्लीडिंग टाइम्स का नॉर्मल होता है, मेगाकैरियोसाइट्स इंक्रीज होती हैं, PT और PTT लेवल नॉर्मल होते हैं। उसके ट्रीटमेंट क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, इंट्रावेनस IG आ गया। फिर इसके बाद आता है लास्ट इसका ऑप्शन जो रहता है वो स्प्लीनेक्टोमी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम इस टॉपिक को फर्दर प्राइमरी हीमोस्टेसिस से रिलेटेड डिसऑर्डर को कंटिन्यू करेंगे।